ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि आपके पास जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है वो डिस्टेंस कैसे मेजर करता है। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे मेजर करता है कि बेसिकली आपके पास सेंसर है। ठीक है, ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। ये एक वेव फॉर्म को ट्रांसमिट करता है, वो वेव फॉर्म स्ट्राइक करके वापस आती है। ठीक है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। अब आपके पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वी साउंड इंटू टी। अब x आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, 5 सेकंड्स तक वो इतनी स्पीड से मूव करता है। तो आप क्या करोगे, आप 100 मीटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 500 मीटर, ये 0.5 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। तो इसी तरह सेंसर है, सेंसर ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव जो कि स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से की स्पीड से मूव कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है, उसको रिलीज किया। ठीक है, उसने ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया और वापस आ गया। अब आपके पास x इंटू वी साउंड, एक्स इक्वल टू वी साउंड इंटू टी है। अब ये टी की वैल्यू क्या है, वी साउंड तो आपके पास साउंड होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड होगी जो कि 331 होती है 0 डिग्री सेल्सियस और 343 एट सॉरी 343 एट 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी आपके पास आ गया टाइम। अब टाइम का थोड़ा सा ट्रिकी है। टाइम किस तरह से लिया जाता है, टाइम इस तरह से लिया जाता है कि आपके पास हाफ लिया जाता है ऑफ टाइम ऑफ लाइट। इस चीज को टाइम ऑफ लाइट किस चीज को कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है यहाँ से वेव यहाँ पे स्ट्राइक किया और यहाँ से मूव करके वापस आई, मतलब आना और जाना दोनों टाइम कंसिडर किए जा रहे हैं। लेकिन इक्वेशन के अंदर आपके पास टी है। ठीक है, इक्वेशन के अंदर आपके पास टी है, टी की वैल्यू है 0.5 इंटू टाइम ऑफ लाइट। अब अगर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है फर्ज करो 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में आपके पास एक तो ये टाइम आ रहा है जो इसने जाने में लिया और एक ये टाइम आ रहा है जो इसने आने में लिया, और हम एज्यूम यही करेंगे कि आने और जाने के टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो 0.5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का ये मतलब है कि 10 सेकेंड्स का हाफ, जो कि आपके पास क्या बन जाता है 10 डिवाइड बाय 2 करो, ये मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दो, दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब है इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये एक एंड का या तो जाने वाला या वापस आने वाला, वो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा उसका। ठीक है, आप टोटल सिंपल आप ये कह सकते हो, आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई हाफ कर दो तो आपके पास टाइम आ जाएगा जो आपने यूज करना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि आपने एक स्पीड ऑफ साउंड ले लेते हैं हम, एयर में एक 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 है। ठीक है, और उसने टाइम लिया है 7.5। ठीक है, सॉरी 8 सेकेंड कर लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, 0.5 किया तो आपके पास 4 बच गया। तो 343 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़ा सिंपली कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस सेंसर की रेंज जो है वो 5 सेंटीमीटर टू 20 मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, 20 मीटर, 5 सेंटीमीटर टू 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आमतौर पे एक बड़े कमरे की आप कह सकते हो लंबाई है, और 5 सेंटीमीटर जो है वो बेसिकली आपके पास काफी छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, और सेंसर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, और ये कहा जा रहा है इसकी रेंज क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपके पास बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं, ऑलमोस्ट ये लाइन जो होगी ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर शायद इससे भी थोड़ा होगा। ठीक है, बहरहाल आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत छोटी रेंज के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग साइज व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये है कि इनके पास ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अपना साइज चेंज करते हैं जब इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसको प्रेशर एग्जर्ट करते हो, इस पर फोर्स एग्जर्ट करते हो, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। तो वोल्टेज अप्लाई करने के रिजल्ट में इसने अपनी शेप भी चेंज करनी है। अप्लाइंग अल्टरनेटिंग करंट एसी अक्रॉस देम कॉजेज टू ऑसिलेट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। और जो आप अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हो, इसको अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है अल्टरनेटिंग करंट में आपके पास नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक दोनों चीजें आती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह की एक वेव फॉर्म बनती है, हायर फ्रीक्वेंसीज पे ये ऑस्किलेट करते हैं और ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी स्पीड भी क्या, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
फ्रीक्वेंसी बेसिकली सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल सिमिलर टू रेडार और सोनार, ठीक है। और ये रेडार और सोनार की वर्किंग प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। हमें पता है कि रेडार और सोनार किस तरह से काम करते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि आप जब उनको रेडार बेसिकली रेडियो वेव्स को या डिफरेंट वेव्स को इमिट करते हैं और हवा में उड़ने वाले किसी जहाज के साथ स्ट्राइक करके वापस आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी विसिनिटी में कोई एरोप्लेन, कोई हेलीकॉप्टर, कोई फाइटर प्लेन है या नहीं है। सोनार अंडरग्राउंड अंडर वाटर जो है आपकी इस्तेमाल होती है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए चीज़ों की। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके पास ये सेंसर जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पीड थ्रू एयर और वाटर के थ्रू स्पीड का, फुलनेस ऑफ टैंक की फुलनेस का, वही बात है। आप एक अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करते हो, वाटर के स्लाइड के साथ वाटर की सरफेस के साथ टच करके वापस आती, ठीक है, और आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो तो आपके पास स्पीड होगी, ठीक है। ठीक है, बेसिकली इस लिक्विड की सरफेस के साथ स्ट्राइक करके वापस आती है। तो कितने टाइम में आई है, या तो आप ये जज कर सकते हो, डिस्टेंस में जज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सेंसर जो है वो टैंक के फुल लेवल से 1 सेंटीमीटर ऊपर लगा हुआ है। तो अगर आपके पास डिस्टेंस जो है वाटर की सरफेस का सेंसर तक 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है टैंक फिल हो गया। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इस तरह से आपके पास टैंक है, ये इस टाइम इसका वाटर लेवल है, जबकि यहाँ पर आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने एक सेंसर लगाया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। आपके पास फुल लेवल जो है वो इसका क्या है, फुल लेवल आप कंसिडर कर लो, आपके पास ये है इसका फुल लेवल। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप वेव फॉर्म जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह से स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक कर कर वापस आ रही है। तो ये आपको डिस्टेंस बता रहा है, फर्ज करो 1 सेंटीमीटर बता रहा है। जबकि टैंक फुल होने के लिए लाजमी है कि आपका जो डिस्टेंस हो वाटर की सरफेस से सेंसर तक वो 0.5 सेंटीमीटर हो। तो ये इसी तरह चेक करता रहेगा, और जब आपके पास वाटर का लेवल इस लेवल पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाटर का लेवल, तो फिर आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर जो वाटर का डिस्टेंस ऑब्जर्व करेगा वो 0.5 सेंटीमीटर ऑब्जर्व करेगा, और फिर हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि वाटर जो है वो फिल हो चुका है। इसके अलावा ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर इस्तेमाल होते हैं रोबोट्स फॉर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। ऑब्वियस ही बात है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए आपको कोई भी सेंसर ऐसा चाहिए होता है जो बेसिकली आपको आगे की चीज़ों की पोजीशन को, प्रॉक्सिमिटी को आपको बता रहा हो। तो उसमें इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बर्गलर आर्म्स, चोरी से बचने के लिए जो अलार्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बर्गलर अलार्म्स उन्हें कहा जाता है, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फोटो इंटरप्ट है, ठीक है। फोटो इंटरप्ट यूज इमिटर एंड डिटेक्टर फोटो डायोड पेयर्स, ठीक है। आपके पास ये क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इमिटर और डायोड डिटेक्टर का फोटो डायोड पेयर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपको पता है फोटो डायोड क्या होता है, नॉर्मल डायोड होता है, जिससे हमने पहले पढ़ा भी था। लेकिन ये क्या काम करता है, नॉर्मल डायोड तो 0.7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा प्रोवाइड करो तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। अगर उसके पी और एन को प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोवाइड करते हो तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल के रिजल्ट में वो क्या करते हैं, आपको कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। विद नो ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्टर इज हाई, when an object blocks the light the detector is low, ठीक है। जब आपके पास क्या है बेसिकली इस तरह होते हैं, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हो, एक आपके पास इमिटर है, एक डिटेक्टर है, ठीक है। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ से इमिटर जो है वो लाइट इमिट कर रहा है, और डिटेक्टर जो है वो लाइट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। इस तरह से आपके पास लाइट की डायरेक्शन हो। जब तक डिटेक्टर को लाइट मिल रही है तब तक वो वन रहेगा, हाई रहेगा, जिस तरह से यहाँ मेंशन किया है वो हाई है जब उसको लाइट मिल रही है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में आ जाता है तो क्या होगा, इमिटर से जो लाइट इमिट हो रही थी वो डिटेक्टर तक पहुंचना बंद हो जाएगी, और डिटेक्टर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर कोई चीज है या नहीं है, ठीक है। फोटो इंटरप्ट की एप्लीकेशंस हैं, इनकोडर व्हील फॉर एंगुलर मेजरमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद फोटो इसको ऑप्टिकल इनकोडर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ऑप्टिकल इनकोडर क्या होता है, आपके पास
ये आपको एक शेप सी नजर आ रही होगी, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये आप इस व्हील को देख सकते हो, व्हील के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं। यहाँ पर तो एक ही आपके पास स्लॉट्स हैं, एक साइड पे आपकी लाइट सोर्स होती है, दूसरी साइड पे आपके पास फोटो डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो लाइट सोर्स लाइट इमिट कर रही है, फोटो डिटेक्टर लाइट डिटेक्ट कर रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि कुछ पोर्शन इसके बिल्कुल हॉलो हैं, कुछ हॉलो नहीं है लेकिन कुछ हॉलो है, तो जिसकी वजह से लाइट जो है इसके पास पल्सेटिंग अपीयर होती है। आपके पास एक वेव फॉर्म सी बनेगी, जिसे स्क्वायर वेव जिस तरह आप कह सकते हो, इस तरह की। अगर जब आपके पास ये ऑप्टिकल एनकोडर रोटेट कर रहा है तो आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म बनती जाएगी। ये हाइट इसकी मैंने डिफरेंट बनाई है, इनकी हाइट सेम ही होगी क्योंकि इन स्लॉट्स का साइज जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो इस तरह आपके पास क्या है, एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, एंगुलर इसकी रोटेशन की बेसिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कितनी पल्सेस आई हैं, इसका मतलब है उसने कितने साइकिल्स कवर किए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होती है, इसकी शेप सेम होती है। यहाँ पे डिफरेंट लग रही होगी लेकिन ये शेप्स इनकी क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेशर सेंसर्स पे। यूज टू डिटेक्ट प्रेशर ऑफ फ्लूइड और गैसेस, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है, जो प्रेशर सेंसर्स हैं ऑब्वियस ही बात है वो प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मैनी है, जिसमें स्ट्रेन गेज है आपके पास, जिसमें आपके पास पीजो रेजिस्टिव है, जिसमें आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनको एमईएम्स ये मेम्स कहते हैं। ईच सेंसर हैज अ प्रेशर इन दैट इट वर्क्स ऑन। ऊपर इस तरह बताया गया, आपके पास स्ट्रेन गेज है, आपके पास पीजो रेजिस्टिव है, आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स है, ठीक है। इन सब की अपनी कोई रेंज है, अपना इनका ऑपरेट करने का तरीका है। मोस्ट हैव एनालॉग आउटपुट्स दैट नीड एम्पलीफिकेशन। बेसिकली एनालॉग सिग्नल जो आपके पास जनरेट होते हैं वो का एम्पलीट्यूड कम होता है, तो उन्हें एम्पलीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो बाज़ के केसेस में आप बिल्ट इन एम्पलीफायर के साथ उन्हें कनेक्ट कर देते हो, और बाज़ केसेस में बिल्ट इन एम्पलीफायर से कनेक्ट करने की बजाय आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप उन्हें क्या करते हो, आप उनके साथ कोई ऐसी सर्किटरी या माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट कर देते हो जो उनके सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। अच्छा, उसमें फिर आगे आपके प्रेशर सेंसर्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी। जो हम प्रेशर सेंसर्स पे आ जाते हैं, प्रेशर सेंसर्स में बेसिकली क्या, आपके पास फ्लूइड्स और गैसेस का प्रेशर जो है उसको मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज आपके पास स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज को हम देख लेते हैं, बाकी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेन गेज आगे आपके पास मेंशन नहीं होगा। स्ट्रेन गेज बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपके पास इस तरह की एक वायर की एक ग्रिड होती है, ठीक है, जिसको किसी सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट होती है। तो हम प्रेशर सेंसर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे फोटो रेजिस्टिव सेंसर्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रेन गेज के बारे में हम देख रहे थे। स्ट्रेन गेज आपके पास इस तरह की शेप में एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जिसकी अपनी क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब उसके ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है तो हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए के थ्रू आपकी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है। तो आपके पास जब इस स्ट्रिप के ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है, जब उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो इस स्ट्रिप की लेंथ थोड़ी सी आपके पास बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ही उसका एरिया भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉरी, एरिया कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है। ये दोनों फैक्टर्स बेसिकली रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ गई, एरिया आपके पास कम हो गया, और आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। जिसके रिजल्ट में आप ये जज कर सकते हो कि उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, जिसके रिजल्ट में उसने अपनी रेजिस्टेंस चेंज की है।
ईच सेंसर एज अ प्रेशर रेंज दैट इट वर्क्स इन, ठीक है, और प्रेशर रेंज के हिसाब से ये काम करते हैं और एम्पलीफिकेशन की भी जरूरत होती है। उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन टू और मोर प्रेशर इंट्रोड्यूस्ड एज इनपुट्स टू द सेंसिंग यूनिट। आपके पास जो सेंसिंग यूनिट है, ठीक है, उसमें बेसिकली वो किस चीज को देख रहा होता है, वो बेसिकली दो डिफरेंट जगहों के प्रेशर्स के डिफरेंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। मतलब एक आपके पास 5 एटीएम पे, दूसरा आपके पास 10 एटीएम पे, तो उनका डिफरेंस जो है आपका सेंसिंग यूनिट इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। एब्सोल्यूट गेज प्रेशर के अंदर ये होता है कि आपके पास एक प्रेशर जो है वो सेट है, जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है प्रेशर एट सी लेवल, जो प्रेशर एट सी लेवल है वो आपके पास सेट है। दूसरी जो उसकी इनपुट है, ठीक है, वो आपको क्या किया, कंपैरिजन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब एक इनपुट आपके पास जो है वो वेरिएबल है और दूसरी आपके पास इनपुट फिक्स है। तो आपके पास एब्सोल्यूट गेज प्रेशर जो है वो क्या करता है, आपको वो आपको एक इनपुट की बेसिस पे आउटपुट देता रहता है। लेकिन डिफरेंशियल प्रेशर में ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल वो दो कंटेनर्स के में जो लिक्विड है, उन दोनों के प्रेशर को मेजर करके उनका डिफरेंस आपको बता रहा है। लेकिन जो गेज प्रेशर है वो बेसिकली एक ही कंटेनर का प्रेशर बता रहा है, लेकिन उसको वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, उसको कंपेयर कर रहा है आपके किसी वाटर प्रेशर ऑन सी लेवल, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन है मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस और लिक्विड्स, ठीक है, फ्लूइड्स का। ये आपके पास गैसेस का प्रेशर जो ऑब्जर्व करते हैं। मेजर एल्टीट्यूड फॉर प्लेन और वेदर बैलून्स। इसके अलावा ये एल्टीट्यूड हाइट जो है उसके लिए भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली आपके पास प्रेशर जो है वो सी लेवल पे एक कांस्टेंट प्रेशर होता है और उससे ऊपर आप जाते जाओगे तो आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके पास प्रेशर क्या है वाटर का, अबव सी लेवल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, हाइट अपनी ऑब्जर्व कर सकते हो। मेजर फ्लो, इसके अलावा प्रेशर सेंसर्स इन कंजक्शन विद द वेंचुरी इफेक्ट टू मेजर फ्लो। और इसके अलावा आपके पास प्रेशर सेंसर्स को आप वेंचुरी इफेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, फ्लो को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक्सेलेरोमीटर्स, ठीक है, यूज टू मेजर एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन आपके पास क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन आपके पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कॉमन एसआई यूनिट meters per second square और पॉपुलरली इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी जी फोर्स, 1 g इज अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। आमतौर पे एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास, उसकी मीटर यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको कॉमन जो टर्म्स हैं, हम नॉर्मल अर्थ की सरफेस पे हम पर जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो 1 g की होती है। अगर आप एक फाइटर प्लेन के अंदर हो तो आपके पास मल्टीपल जीज की एनर्जी जो है वो फोर्स जो है आप पर एग्जर्ट होती है। एट रेस्ट, मल्टीपल चीज का ये मतलब है कि आप जमीन पर ही आप जब जहाज के अंदर फाइटर प्लेन के अंदर होते हो, जब आप बहुत स्पीड से मूव करते हो तो आपको ये लगता है कि आपके ऊपर नॉर्मल जो ग्रेविटी है उससे ज्यादा ग्रेविटी एग्जर्ट होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एट रेस्ट एंड एक्सेलरेशन विल मेजर 1 g इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक चीज रेस्ट पे है तो उसकी एक्सेलरेशन बेसिकली 1 g होगी, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में 1 g होगी। दे कैन कम इन 1, 2 और 3 एक्सिस कन्फिग्रेशन। एक्सेलेरोमीटर्स जो हैं बेसिकली आप उन्हें डिफरेंट कन्फिगरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो, 1, 2 या 3 एक्सिस। आमतौर पर प्रैक्टिकली हम 3 एक्सिस को देखते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस हैं। तो आपके पास किसी भी चीज़ की जो डायमेंशन जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो किसी एक एक्सिस में हो सकती है। विथ 3 एक्सिस इट गिव्स अ वेक्टर ऑफ द एक्सेलरेशन डायरेक्शन आफ्टर काउंटिंग फॉर ग्रेविटी। और अगर आपके पास 3 एक्सिस वाले सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर्स हैं, तो वो आपको बेसिकली एक वेक्टर प्रोवाइड करते हैं जो आपको ग्रेविटी को कंसिडर करने के बाद आपको क्या करता है, एक वेक्टर प्रोवाइड करता है जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी द सेंसर विल रीड 1 to 0 g एज द सेंसर इज रोटेटेड फ्रॉम बीइंग वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। और जब आप अपने सेंसर को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ रोटेट करते हो तो 1 से लेकर 0 g तक आपको बताएगा कि उस पर कितनी ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है। दिस कैन बी यूज टू मेजर द एंगल ऑफ टिल्ट, और इसको ही इस्तेमाल करते हुए आप एंगल ऑफ टिल्ट जो है आपका उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईच सेंसर हैज अ रेंज दैट इट वर्क्स इन। ईच सेंसर की अपनी, हर सेंसर की अपनी कुछ रेंज है जिसके अंदर वो काम करते हैं। मोस्ट हैव एनालॉग आउटपुट्स दैट नीड एम्पलीफिकेशन। और वही बात है, इसका भी वही है जिस तरह हमने प्रेशर सेंसर्स को देखा था, इनकी आउटपुट्स क्या होती है, एनालॉग होती है और ये स्पेसिफिक रेंज में काम करते हैं। तो हमें इसके लिए भी क्या ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि हम क्या करें, हम इनके भी आउटपुट को क्या करें, एम्पलीफाई करें, ठीक है। हाउ एक्सेलेरोमीटर्स वर्क मैकेनिकली, द एक्सेलेरोमीटर बिहेव्स एज अ मैस डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम। आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसमें मैस डैम्पर स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है।
बेसिकली आपके पास क्या, मैनी यूज माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स विच आर वेरी स्मॉल कैंटिलीवर बीम्स विद मैसेज ऑन देम, ठीक है। जो आपके पास क्या है, वर्टिकल सी आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, मैसेज अटैच होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन द प्रूफ मास डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स न्यूट्रल पोजीशन। जब आपके पास मास पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन अप्लाई होती है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव करता है। द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड इन एन एनालॉग और डिजिटल मैनर। अब वो अपनी मेन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आपके एनालॉग या डिजिटल दोनों तरीकों से मेजर की जा सकती है। कॉमनली द कैपेसिटेंस बिटवीन अ फिक्स्ड सेट ऑफ बीम्स एंड अ सेट ऑफ बीम्स अटैच्ड टू द प्रूफ मास इज मेजर्ड। बेसिकली आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, कैपेसिटर बेसिकली दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर ओवर डी। ई को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो आपके पास C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली एक तो उन्होंने कहा हुआ है आपके पास जो है फिक्स बीम्स हैं, ठीक है, ये आउटर साइड पे हो सकते हैं, ये फिक्स बीम्स है, इनकी कैपेसिटेंस है। और दूसरा आपके पास जो ये मूवेबल सिस्टम है, ठीक है, जो मैस है आपका जो कि मूव करता है उसके साथ भी बीम्स अटैच है। तो फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो ये है कि वो मूव कर रहा है, तो वो इस स्टेट में आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, इस स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस साइड की कैपेसिटेंस क्या है और इस साइड की कैपेसिटेंस जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इन दो के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, वो और ज़्यादा इस तरफ मूव करता है, तो अब आपकी इस साइड की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन इस साइड की कम होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप ये जज कर सकते हो कि आपकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ठीक है। इंटीग्रेटिंग पीजो रेजिस्टर्स इन द स्प्रिंग्स टू डिटेक्ट स्प्रिंग डिफॉर्मेशन इज अनदर मेथड। इसके अलावा पीजो रेजिस्टर्स को आप स्प्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हो। पीजो रेजिस्टर्स बेसिकली आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पे कोई फोर्स एग्जर्ट होती है तो अपनी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको आप स्प्रिंग के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, मिला देते हो। तो जब आपको पता है स्प्रिंग की कंप्रेस होता है या एक्सपेंड होता है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो उसके थ्रू भी आप एक्सेलरेशन को जज कर सकते हो कि आपकी कितनी एक्सेलरेशन हुई है और किस डायरेक्शन में। कैन बी यूज टू सेंस ओरिएंटेशन वाइब्रेशन एंड शॉक्स, ठीक है। आपके पास, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ओरिएंटेशन के लिए, जिस तरह आप सेलफोन में देखते हो अपने खाना कबा की डायरेक्शन अगर ऑब्जर्व करनी है तो वो आपको कहते हैं उसको रोटेट करो, बेसिकली ओरिएंटेशन डिटेक्ट करने के लिए होता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आपके पास पीरियोडिक होती हैं विद स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट होती रहती हैं। शॉक आपके पास इरेगुलर होती है। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक वाई एंड आईफोन फॉर यूजर इनपुट, ठीक है। ये वाई भी आपके पास गेमिंग के लिए डिवाइस होती है, ठीक है, और आईफोन भी आपके पास सेल फोन है, ठीक है, इनके अंदर इस्तेमाल होती है। एक्सेलरेशन इंटीग्रेटेड वंस गिव्स वेलोसिटी, इंटीग्रेटेड सेकंड टाइम गिव्स पोजीशन। और अगर आपको किसी चीज़ की एक्सेलरेशन मिल रही है तो उस पर आप इंटीग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, और वेलोसिटी पे इंटीग्रेट करके आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज नॉट प्रिसाइज एंड इंट्रोड्यूसेस एरर इनटू द वेलोसिटी एंड पोजीशन। लेकिन इंटीग्रेशन में क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन के रिजल्ट में आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी बचती है, या आप ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन के रिजल्ट में क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई रिजल्टेंट आता है जो कि इतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। आप कंप्लीटली सारी चीज कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन तक, तो इतने एक्यूरेट इसके रिजल्ट्स नहीं होते। लेक्चर पूरा हो गया, ठीक है। अगर इस रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन है तो आप बताना, इसको हम इंशाल्लाह दोबारा भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।